बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं डीडीपी एनालिटिका। आज हम बात करेंगे पाकिस्तान और सऊदी अरेबिया के ताल्लुकात के ऊपर, जिसमें कहा जाता है कि कुछ सदमहरी आई है, और जायज़ा लेंगे कि इसमें भारत ने क्या किरदार अदा किया है। आम तासुर ये पाया जाता है कि पाकिस्तान के ताल्लुकात सऊदी अरेबिया के साथ इन्हतात पजीर हैं, पहले जैसी गर्मजोशी नहीं रही, और इसमें कुछ ऐसे वाक़यात इन दिनों में हुए जिसकी वजह से ये तासुर पैदा हुआ। और वो वाक़यात में यूँ आप देख लीजिए कि सबसे पहले तो यही, जो हमने सऊदी अरेबिया से कर्ज़ा लिया हुआ था, वो 1 साल के लिए कर्ज़ा था, और फिर ये कि रोल ओवर होकर 3 साल तक जा सकता था, लेकिन सऊदी अरेबिया ने वक्त से कुछ पहले ही मुतालबा किया कि पैसा वापस किया जाए, और पाकिस्तान $3 अरब में से $2 अरब वापस कर चुका है, और $1 अरब रह गया, जो कि मेरा ख्याल है इस साल इसी महीने अदा कर दिया जाएगा। इसके साथ साथ एक डेफर्ड पेमेंट के ऊपर हमें ऑयल और गैस की फैसिलिटी अवेलेबल थी, लेकिन ऑयल फैसिलिटी उसको भी डेफर कर दिया गया, उसको भी सस्पेंड कर दिया गया, और वो 3 साल के लिए थी, लेकिन मेरा ख्याल है 1 आध साल बाद ही उसको डेफर कर दिया गया, और वो सस्पेंशन की वजह से अब वो हमें सहूलत मैसर नहीं। दूसरा फिर ये वाक़या हुआ कि वहाँ पे जो पाकिस्तानी वर्कर्स हैं, जिनके पास कागजात वगैरह मुकम्मल नहीं थे, लेकिन वो अरसा दराज से वहाँ काम कर रहे थे, और ठीक है, जब तक कि वो उनके कागजात बनते, या ये कि कभी वो ख़ुद वापस आते तो शायद दोबारा ना जा सकते, लेकिन उन सब को डिपोर्ट किया। उसके बारे में सऊदी सफ़ीर ने वजाहत दी है कि ये सिर्फ पाकिस्तान का नहीं है, सऊदी अरब का फ़ैसला है, और ये दुनिया के तमाम ममालिक जिसके भी वहाँ पे लोग इस तरह काम कर रहे हैं कि उनके पास कागजात मुकम्मल नहीं, उन सब को डिपोर्ट किया जा रहा है। बहर सूरत उसका पाकिस्तान के ऊपर काफ़ी ज़्यादा मनफी असर पड़ सकता है, इस वजह से कि पाकिस्तान से खासी बड़ी तादाद ऐसे लोगों की सऊदी अरेबिया में मौजूद है। फिर जो तीसरा वाक़या हुआ इन दिनों में, वो है इंडिया के आर्मी चीफ का, जो कि उन्होंने इन दिनों सऊदी अरब का दौरा किया, और भारत के जो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ हैं, उन्होंने उससे पहले 2 दिन यूएई का दौरा किया, और फिर वो सऊदी अरेबिया का दौरा करके, और ये दौरा जो है ये भारत के वज़ीर ख़ारजा के दौरे के थोड़े दिनों बाद है। वो वज़ीर ख़ारजा जो है वो गल्फ़ कंट्रीज़ में गए, वो उन्होंने विज़िट किया, बहरीन, ओमान वगैरह। उससे एक चीज़ जो वाज़े नज़र आती है वो ये है कि भारत का ख़ासा फोकस जो था वो इन ममालिक के ऊपर है, यानी गल्फ़ कंट्रीज़ जो हैं, जीसीसी कंट्रीज़, इनके ऊपर भारत ने खासी तवज्जो दी है। अब पाकिस्तान के इन ताल्लुकात का जायज़ा लेने से पहले हमें कुछ और हक़ाइक़ देख लेने चाहिए, जिससे कि ये अंदाज़ा हो कि भारत का इन्फ्लुएंस वहाँ पे क्यों और कैसे है। सबसे पहली चीज़ तो यह है कि भारत अपने तेल की 18% ज़रूरियात जो है वो इन ममालिक से पूरी करता है, इनसे, सऊदी अरेबिया से या यूएई से, और ये जो ज़रूरत है ये बहुत बड़ी मिकदार में है। और इसको अगर आप यूँ देखें कि अगर डॉलर टर्म्स में उसको देखें तो ये अरबा डॉलर का कारोबार है जो, और ये लाजमन अगर वो एक कस्टमर है सऊदी अरेबिया के लिए, जो इतना बड़ा कस्टमर है, तो वो उनको अजीज़ है, अगर वो उनसे ना ख़रीदें तो उनको कस्टमर नए ढूंढने पड़ेंगे। सो ये एक उनको काफ़ी एडवांटेज है। इसी तरह सऊदी अरब महाराष्ट्र में भारत में एक बहुत बड़ी रिफाइनरी और बल्कि पेट्रोकेमिकल प्लांट लगा रहा है, जो तकरीबन कोई $42 अरब की इन्वेस्टमेंट है। अब ये सारा इस वजह से हो रहा है कि वहाँ भारत के अंदर खपत है इन चीज़ों की, और मार्केट मौजूद है, लिहाजा आपने पैसा लगाया, मार्केट आपके पास है, आप वहाँ पे मार्केटिंग करें और वहीं आपको उसकी कमाई मिल जाएगी। सो भारत ने उनको वो सहूलियात वगैरह मुहैया की हैं। अब ये जो गल्फ़ का जीसीसी के ममालिक हैं, अगर इनमें तादाद देखी जाए तो भारत के तकरीबन को 85 लाख के करीब लोग हैं जो इन ममालिक में काम करते हैं, जो एक बहुत बड़ी तादाद है। इन मुल्कों की तकरीबन को 30-32% आबादी भारतीयों पे मुश्तमिल है, और इसमें भी 27 लाख के करीब जो हैं वो सऊदी अरेबिया में मौजूद हैं, और इन्हीं वजह से उनका भी काफ़ी इन्फ्लुएंस है। नेचुरली अगर आपके लोग वहाँ पे उनकी बड़ी बड़ी कंपनियों में, उनके बड़े ओहदों पे मौजूद हैं, तो पॉलिसी मेकिंग में और बाकी भी मामला चलाने में उनका एक इन्फ्लुएंस होता है। इसी तरह वहाँ पे अब अगर इन्हीं चीज़ों को देखें तो ये माली मफादात हैं इन ममालिक के बहुत अहम,
जिनकी वजह से वो उन चीज़ों पे तवज्जो नहीं देते जिन पे हम तवज्जो देते हैं। मिसाल के तौर पे हम भारत के अंदर रहने वाले मुसलमानों के ऊपर मज़ालिम जो हो रहे हैं उनको बड़ा क्रिटिकली देखते हैं और हम उस पर तनकीद भी करते हैं, हम उनकी हमायत करते हैं। लेकिन इन मुल्कों ने अपने आइंदा आने वाले मफादात को तरजीह दी। सऊदी अरबिया ने ख़ास तौर पे 2030 तक एक अपनी इकॉनमी का नक्शा बनाया है जिसमें कि वो अपनी इकॉनमी को डाइवर्सिफाई कर रहे हैं और तेल के बजाय, यानी तेल निकाल के बेचने की बजाय वो और इंडस्ट्री वगैरह में पैसा लगा रहे हैं, जिसमें उन्होंने काफ़ी सारा ये काम किया है मिलके बरतानिया, फ्रांस, चाइना और अब भारत के साथ। तो इन ममालिक में वो अपनी इन्वेस्टमेंट करके अपना पैसा महफूज कर रहे हैं, वरना तो वो पैसा उनका मगरबी ममालिक के बैंकों में पड़ा हुआ है जो बेकार है। लिहाजा वो पैसा आपको मजीद पैसा जनरेट करके देगा और इकॉनमी में उसको फ़ायदा होगा। लिहाजा अगर उन्होंने ये माली मफादात देखने हैं तो फिर उन्होंने तवज्जो उस चीज़ से हटा दी है जो जिसको हम बड़ी अहमियत देते हैं, इंसानी हुकूक या मुसलमानों के ऊपर मज़ालिम। इसी में फिर कश्मीर का मसला भी आ जाता है। अब आप देखिए कि 2014 से लेके आज दिन तक, जब से मोदी हुकूमत में आए, मोदी ने इस खत्ते का 8 दफ़ा दौरा किया है। उन 8 दफ़ा दौरों में से 3 दफ़ा वो दुबई यानी यूएई में भी गए हैं और 2 दफ़ा सऊदी अरेबिया भी गए हैं। और इसके साथ साथ उन्होंने 2019 में सऊदी अरेबिया के साथ एक स्ट्रेटजिक पार्टनरशिप का मुआहदा किया, दस्तखत किया, और यही इसी तरह का मुआहदा सऊदी अरेबिया ने बरतानिया, फ्रांस और चाइना के साथ भी किया हुआ है। सो आप समझ सकते हैं कि ये ताल्लुकात की लेवल है क्या। अच्छा, इन ममालिक में सरमायाकारी जो भी हो रही है वो सारी उसका एक प्लान है जो कि मैंने कहा कि 2030 तक का उन्होंने एक नक्शा बनाया, उसके मुताबिक चल रही है। इसी तरह एक जॉइंट डिफेंस कमेटी भी इसी तरह बनाई गई सऊदी अरेबिया और इंडिया के, भारत के दरमियान, और इन्होंने तय किया कि ये कमेटी जो है ये मुख्तलिफ शोबों में तावन करेगी। इसके तहत 2018 से भारत के वफूद जो हैं वो भारत या सऊदी अरेबिया के वफूद, ये इनका तबादला हो रहा है और ये एक दूसरे के मुल्कों में दौरे पे जाते हैं। सऊदी अरेबिया के बाद ऑफिसर जो हैं उनको ट्रेनिंग के लिए भी भारत में भेजा गया 2018 के बाद। और इसी तरह आप देखिए कि इसी तरह का अब मुआहदा एक डिफेंस प्रोडक्शन के लिए भी किया गया है, जहां मिल के बहरी जहाज़ों की टेक्नोलॉजी मामले में या मिसाइल टेक्नोलॉजी वगैरह में वो भारत के साथ तावन करेंगे या भारत के अदारों में इन्वेस्टमेंट करेंगे और इससे दोनों मुल्क फ़ायदा उठाएंगे। इन्हीं बुनियादों पे तकरीबन इसी किस्म के सारे मुआहदे जो हैं वो यूएई यानी दुबई के साथ भी, अबू धाबी के साथ भी किए गए हैं, और उनकी वजह से भारत के ताल्लुकात की नौयत सऊदी अरेबिया और अबू धाबी के साथ वो तकरीबन एक जैसी है, उसमें कोई ख़ास फ़र्क नज़र नहीं आता। अच्छा, इस जारहाना सफारतकारी जो भारत ने बड़ी की पिछले 5-6 सालों में, जब से मोदी आया और उन्होंने तवज्जो दी यहाँ पे इस खत्ते पे, इन ममालिक के ऊपर, क्योंकि मैं समझता हूँ उसकी स्ट्रेटजी 2 तरह की थी। एक तो ये कि उनके लोग वहाँ पे काफ़ी हैं, उनसे वो फ़ायदा उठाना चाहते थे, और दूसरी बात यह है कि इन मुल्कों के पास पैसा काफ़ी है, सो आपको इन्वेस्टमेंट मिलती है तो आपके मुल्क के हालात, माली हालात बेहतर होते हैं, माशियात की तरक्की। और उसके साथ साथ जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो ये है कि पाकिस्तान का हमेशा यहाँ इन्फ्लुएंस रहा है और पाकिस्तान ने थोड़ा काम नहीं किया। अब दुबई का अबू धाबी देख लीजिए, इनकी एयरलाइन पाकिस्तान ने बनाई थी जो एमिरेट है, इसी तरह इनकी एयरफोर्स, इनकी आर्मी, कतर की, सऊदी, ये सारी पाकिस्तान ट्रेन करता रहा है, पाकिस्तान ने इनके अदारे बनाए हुए थे, जिसकी वजह से हमारा इन्फ्लुएंस यहाँ पे बहुत था और वो रहना चाहिए था। लेकिन यूँ लगता है कि हम एक सेंस ऑफ कंप्लेसेंसी, एक हम ऐसी सोच में रहे कि नहीं, हमारा तो कोई कुछ बिगाड़ ही नहीं सकता। नतीजा ये कि हमने परवाह नहीं की, हमने वो सफारतकारी नहीं की। नतीजा ये हुआ कि उसकी वजह से भारत वहाँ पे बड़ी हद तक अपने पाँव जमाने में कामयाब हुआ। अगर हम ये चाहते तो हम यहाँ पे बेहतर सफारतकारी कर सकते थे। कुछ हमारी तरफ से बाज और भी मसाइल हुए। अब चीज़ यह है कि कश्मीर का मसला हमारा सेंट्रल था, हम इस पर तवज्जो देते रहे और हमने सारा कुछ इसी के ऊपर फोकस रखा जो हमारी ज़रूरत है। लेकिन इसी तरह भारत ने इन तमाम दौरों के दरमियान 6-7 जो साल गुजरे, उसमें एक दबाव रखा सऊदी अरेबिया पे कि कश्मीर के मामले में वो भारत के मौक़िफ़ को समझे और कुछ नहीं तो कम से कम एक न्यूट्रल, एक गैर जानबदाराना सा रवैया इख्तियार करे, जो किसी हद तक सऊदीज़ ने दिखाया और फिर हमारा रिएक्शन आया। अब उसमें
सऊदी अरेबिया को एक ऐसा झटका दिया। भारत ने इस कश्मीर के मामले में कहा कि जी हम बहुत सेंसिटिव हैं, कुछ ऐसा उनको उनके ऊपर एक असर जमाया कि कश्मीर अगर उसके बारे में कोई सऊदी अरब से कुछ कोताही होती है तो वो हमारे ताल्लुकात सारे ख़राब कर देगी। आप देखिए कि पिछले दिनों G20 की मीटिंग थी और उसके ऊपर उन्होंने कमेमोरेटिव नोट्स जारी किए, करेंसी नोट जारी किए सऊदी अरेबिया ने। उसमें कश्मीर जो वो भारत का हिस्सा नहीं दिखाया हुआ था, तो भारत ने तो वाबेला मचा दिया। वो उसके ऊपर बड़ा सऊदीज को थ्रेट किया कि जी हम मीटिंग नहीं अटेंड करेंगे, आपने ये क्या किया। तो सऊदी ने वो नक्शा बदला तो नहीं, लेकिन भारत को कहा कि हम ये नोट विदड्रॉ कर रहे हैं। तो वो उन्होंने मजीद तो छापने नहीं थे। कमेमोरेटिव नोट जो होते हैं वो तादाद में कम होते हैं, वो आहिस्ता आहिस्ता फिजल आउट हो जाते हैं। चुनाचे ये भारत ने उनके ऊपर बड़ा शदीद दबाव रखा, और चूंकि उनके माली मफादात हैं, पैसा वहाँ लगा हुआ है, तो वो सियासी मामला में भी फिर भारत का असर रसूख उनको कबूल करना पड़ता है। अब एक और जो बड़ा अहम हुआ किस्सा, अब आप देखिए कि सऊदी अरेबिया और के अलावा बाकी गल्फ ममालिक में 3-4 ने इसराइल को तस्लीम कर लिया। भारत और इसराइल की बड़ी कुर्बत है। अब हुआ यह है कि मिडिल ईस्ट में एक वक्त में इसराइल को दुश्मन समझा जाता था, लेकिन तब्दीलियां कुछ ऐसी आईं कि आज ईरान ने जगह ले ली, ईरान दुश्मन समझा जा रहा है और इसराइल जो है उसको दोस्त बनाया। अब जो मुल्क इसराइल के साथ जिनके ताल्लुकात हैं उनको साथ रखना इनके लिए ज़रूरी है, और उसकी कुछ वजूहात हैं। वजह यह है कि एक तो ईरान की दुश्मनी, कि ईरान अगर आपका दुश्मन है और इसराइल सबसे बड़ा दुश्मन है ईरान का, सो लिहाजा आप दोनों की एक चीज़ मुश्तरक हो गई कि दोनों का दुश्मन एक हो गया, तो आपकी दोस्ती बन गई। सो ये ताल्लुक और भारत और इसराइल का गठजोड़ बहुत अहम है, जो कि इस खित्ते में काफ़ी इन्फ्लुएंस रखता है। और भारत ने भी इसको इस्तेमाल किया। जो भारत के अमेरिका के साथ ताल्लुक है, भारत अमेरिका का इत्तेहादी बन चुका है, जहां चाइना के खिलाफ क्वाड में उन्होंने अमेरिका के साथ शिरकत इख्तियार कर ली एक माहदे के तहत, और अब वो उसके दिफाई इत्तेहाद में शामिल है। लिहाजा ये कहना कि भारत अब अमेरिका से अलग हो सकेगा वो मुश्किल है। नतीजा ये कि भारत, अमेरिका और इसराइल ये एक ऐसी आप कह लीजिए कि एक ट्रायंगल बन गई जो कि इस खित्ते के हालात के ऊपर खासा असरअंदाज होगी। अब इसी असना में यह भी हुआ कि ट्रंप, जो कि बहुत ज़्यादा हमायत करता था शहजादा मोहम्मद बिन सलमान की, वो तो गया और उसकी जगह बाइडन आया। लेकिन बाइडन ने बड़ा वाज़ेह तौर पे ये कह दिया कि वो शहजादा को इस मामले में, यानी वो जो खुशोगी का कत्ल हुआ था उसमें वो उसको मुजरम समझता है और वो इसको सज़ा दिलवाने में पूरी कोशिश करेगा। अब यही काम टर्की करता रहा है। टर्की के पाकिस्तान के साथ ताल्लुकात हैं, लेकिन सऊदी उसको बड़े खतरे अपने लिए बड़ा खतरा समझता है। और इसी तरह अमेरिका में ये तब्दीली जो है उसने सऊदी को हिला के रख दिया। शहजादे की तो नींद हराम की हुई है, और नेचुरली शहजादे को अब चाहिए वो ममालिक साथ चाहिए जो अमेरिका पे कुछ इन्फ्लुएंस रख सकें। उसमें इसराइल मौजूद है, उसमें भारत मौजूद है जो उनका इत्तेहादी है, और पाकिस्तान इस पोजीशन में नहीं है कि वो उनको उन खतरात के लिए मदद कर सके जो उनको बाइडेन के आने के बाद लाहक हो सकते हैं। अब इन चीज़ों के लिए नेचुरली जो जिनको खतरात हैं, जिनको प्रॉब्लम है, वो इस तरफ तवज्जो देंगे। अब दूसरी तरफ ये है कि पाकिस्तान की तरफ से, हमारी तरफ से कुछ ऐसे इकदाम हुए जिनकी वजह से कुछ मजीद सर्दमोहरी बढ़ी। वरना तो आप देखिए कि बाहर सूरत हमने ये कर्जा वगैरह उनसे लिया और उन्होंने फ़ौरन दे दिया। इन ममालिक ने पाकिस्तान की मदद की और हमेशा पहले वो करते रहे। फ़र्क सिर्फ यह था कि इस दफ़ा उन्होंने जल्दी मांग लिए, जो पहले कभी वो इस तरह नहीं करते थे। अब हमारे ताल्लुकात में ये इन्हीं चीज़ों को अगर हम देखते हैं तो उससे यूँ महसूस होता है, एक तासर सा बिल्डअप होता है कि शायद कुछ सदमरी आ गई हमारे ताल्लुकात में। अब इसमें सबसे बड़ी ख़राबी कि जब 6-7 साल मोदी एक अपने सफारतकारी कर रहा था, इस खित्ते में कदम जमाने के लिए माहदे कर रहा है, कोशिश कर रहा है, तो हमारी हुकूमतें सोई हुई थी। इन्होंने क्यों नहीं मेहनत की, इन्होंने क्यों नहीं उस खला को पुर किया, या खला क्यों पैदा होने दिया कि मोदी वहाँ पे स्पेस बना सका। ये बहुत बड़ी एक कोताही थी हमारी हुकूमतों की। और अब भी मैं समझता हूँ कि हमारी इस हुकूमत की भी पॉलिसी उतनी अग्रेसिव नहीं है, बल्कि इन्होंने भी, शाह महमूद कुरैशी ने जो बयान दिया वो एक झटका था, वो एक ताल्लुकात के लिए। सऊदीज़ को आप देखिए कि सऊदीज़ जो हैं वो आपको उस हद तक तो बर्दाश्त करते हैं कि आपने तैयब अर्दगान के साथ बड़े करीबी ताल्लुक़ रखे हुए हैं, टर्की के साथ हैं,
ईरान के साथ हैं, ये सारी चीज़ें हैं। आप वो समझते हैं कि आप एक एग्रीमेंट के तहत हमें आपको चाहिए था कि हमारी यमन के खिलाफ मदद करते, हमारी सिक्योरिटी को ख़तरा है, लेकिन वो भी आपने वादा पूरा नहीं किया। ये उनकी अपनी इंटरप्रिटेशन है, सोच है। और ये भी ईरान, और ये अच्छी नज़र से नहीं वो देखते टर्की और ईरान के साथ हमारा ताल्लुक, लेकिन फिर भी वो उस पर वो उनकी उनकी आप कह लीजिए कि इस कदर उनका कोई दबाव या हमारे खिलाफ कोई उनका सोच ऐसी नहीं थी जहां हमें बहुत परेशानी होती। लेकिन लाजमन वो कभी नहीं चाहेंगे कि ये जो हमारा ताल्लुक है इन ममालिक के साथ, मलेशिया वगैरह, वो एक ब्लॉक की शक्ल इख्तियार कर जाए, जहां आप OIC के मुकाबले में एक और अलहदा ब्लॉक बना लें। जब ये उनको ख़तरा महसूस हुआ तो फिर वो हिल गए। और लाजमी बात है कि ये शाह महमूद कुरैशी साहब के एक गैर दानिशमंदाना बयान की वजह से ये खासा नुकसान हुआ। अब हमारा जो झुकाव ईरान, वो समझते हैं, सऊदी समझते हैं कि हम इतने करीब, हम हमेशा माली भी मदद करते रहे हैं, हमने पाकिस्तान के साथ बहुत निभाया है, इनके फ़ौजी यहाँ पे हैं, उसके बावजूद ये न्यूट्रल पोजीशन में क्यों है? इनको चाहिए था कि ईरान के मुकाबले में हमारा साथ देते। लिहाजा उनके ख्याल में हमारी जो खारजा पॉलिसी है ये इसका झुकाव ईरान की तरफ है। इसी तरह जो अफगान तालिबान के साथ जब ये मुज़ाकरात शुरू हुए तो पहला सेशन तो इसका जो हुआ वो अबू धाबी में हुआ था, दुबई में। लेकिन उसके बाद सऊदी अरेबिया की बड़ी तवक्को थी और उन्होंने पाकिस्तान को डायरेक्ट कहा, लेकिन कोई खारजा ऑफिस वगैरह के जरिए नहीं, प्राइवेट मीटिंग्स के जरिए कहा कि हम चाहते हैं कि अगली मीटिंग जो है वो रियाद में कराई जाए। वो इंटरनेशनल लेवल पे अपना अमेरिका के मुकाबले में अपना एक रोल रखना चाहते थे ताकि अमेरिका के करीब हों और उनको सराहा जाए। लेकिन हुआ ये कि पाकिस्तान ये इंतज़ाम न करा सका, क्योंकि अफगान तालिबान इस मामले में बिल्कुल तैयार नहीं थे। वो सऊदीज़ को समझते थे कि ये 2 विकेट के दोनों तरफ खेलने वाले लोग हैं, ये रिलायबल नहीं हैं। चुनाचे कतर, जहाँ पे उनका ऑफिस था बड़े अरसे से, उन्होंने वहीं मुनासिब समझा के मुज़ाकरात वहीं हों। इसके साथ साथ ये है कि जो पाकिस्तान की जहाँ सोच थी, हमने कश्मीर के मामले में उनकी मुश्किलात को समझने की बजाय उनसे ज़्यादा तवक्कुआत वाबस्ता की और उनके ऊपर इन्हिसार किया, जिसकी वजह से भी हमें मायूसी हुई। और जो भी हमने बयानात दिए वो मैं समझता हूँ कि नहीं देने चाहिए थे। बारसूरत उसकी वजह से ये मसला हुआ। लेकिन हमें नेचुरली किसी के ऊपर सफारती ताल्लुकात तो रखने चाहिए, सफारती कोशिश भी करनी चाहिए, लेकिन अपनी पॉलिसी का इन्हिसार 100% ऐसे नहीं रखना चाहिए कि यूँ लगे कि जनाब ये शख्स है या ये मुल्क आपकी जेब में है। हमने उनको जेब में समझा और हमने वो सफारतकारी भाग दौड़, उनके साथ वो मामला नहीं तय करने की कोशिश की जिसकी के ज़रूरत थी। अब इन हालात और इन चीज़ों के बावजूद आप देखिए कि OIC की मीटिंग हुई और वो नायम जो जगह यहाँ पे उसमें मीटिंग हुई है वज़ीर ख़ारजा की इनकी, और वज़ीर ख़ारजा की जो मीटिंग हुई है उसमें आप देखिए कि जो करारदाद पास हुई वो इंतहाई सख्त अल्फाज और वही करारदाद जिस तरह के पाकिस्तान हमेशा पास करवाता रहा है, पाकिस्तान की ऐन तवक्कुआत के मुताबिक थी। और कोई उसमें ऐसी चीज़ नहीं थी जिससे कि ये शक पैदा हो कि आपके स्टांस के ऊपर OIC आपको सपोर्ट नहीं दे रही। तो कश्मीर के मामले में एक बहुत ही हौसला अफजा डेवलपमेंट हुई। सो ये आप सोच सकते हैं कि हमारे कुछ थोड़ी बहुत कोताहियाँ भी थीं, यानी दूसरे लफ्ज़ों में हमने इन्हिसार तो बहुत किया, लेकिन ये भी असेसमेंट हमारी गलत थी कि शायद OIC हमें बिल्कुल भुला बैठी है, वो ऐसे नहीं था। लिहाजा ये एक ऐसा इशू है जिसके ऊपर हमें OIC का शुक्रगुजार होना चाहिए। अब चीज़ ये है कि अब कहा यह जा रहा है कि एक बहुत अहम शहजादा फैसल बिन फरहान जो हैं उनका वो लीड करके एक लेके आ रहे हैं डेलीगेशन, बहुत अहम डेलीगेशन है। हमें वज़ारत ख़ारजा की तरफ से कहा गया है कि वो इन्वेस्टमेंट वगैरह की बात करेंगे, लेकिन पाकिस्तान को एक इसमें भरपूर मौका समझ के इसको इस्तेमाल करना चाहिए और कोशिश करनी चाहिए कि तमाम जो गलतफहमियाँ हैं दोनों मुल्कों के दरमियान, इसको तस्लीम इनको दूर किया जाए, इन गलतियों को किसी न किसी तरह संभाला दिया जाए। इसके साथ साथ इसराइल को तस्लीम करने की बात होगी, क्योंकि ये सऊदी अरेबिया को एक ज़रूरत है कि जब वो तस्लीम करें तो उनके साथ या उनसे पहले कोई और भी मुस्लिम ममालिक करें, उनमें पाकिस्तान बहुत अहमियत का हामिल है। तो हमें अपने हालात के मुताबिक, अपनी सोच के मुताबिक, अपने असूलों के मुताबिक सऊदीज़ को बड़े मोहब्बत के साथ कायल करना होगा कि पाकिस्तान फ़िलहाल इस चीज़ के लिए तैयार नहीं है। उसके साथ साथ ये है कि सऊदी सरमायाकारी करना चाहते हैं। अगर यहाँ पे
तो उसको भारत से बेहतर यहाँ पे सहूलियात मैसर होनी चाहिए। ये ब्रादर मुल्क है, इस्लामी मुल्क है, ताल्लुकात बहुत पुराने हैं, लिहाजा उनको यहाँ पे महसूस हो कि वो जिस तरह अपने घर में आके इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं ये बिल्कुल ऐसे ही है। इसके लिए पाकिस्तान को अपने तमाम कवायद और ज़वाबित को देखना होगा और हर तरह से एक सहूलतकार का रोल अदा करके उनकी इन्वेस्टमेंट को यहाँ पे प्रॉफिटेबल बनाना होगा। इसके अलावा हमारे जो रवाबत बड़े कम हो चुके हैं वो हमें दोबारा कायम करने होंगे। मेरे नुक्ता निगाह के मुताबिक ये अपग्रेड होना चाहिए। हमारे वज़ीर आज़म को दौरे करने चाहिए सऊदी अरब के, मुख्तलिफ मामलात पे मुज़ाकरात के लिए, मुख्तलिफ मामलात पे मुशावरत के लिए वक्तन फ़क्तन जाना चाहिए वज़ीर आज़म को भी, और इस खत्ते पे अपनी तवज्जो मरकूज़ करनी चाहिए। सिर्फ सऊदी अरेबिया नहीं, यूएई है और उसके अलावा अमान है, ओमान है, कतर है, इन मुल्कों में हमारे मुख्तलिफ लेवल के लोग, वज़ीर ख़ारजा हुआ, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ हैं, ये वज़ीर आज़म हैं और भी मुख्तलिफ लोग जो हमारे ओवरसीज़ पाकिस्तानी के वज़ीर हैं, इनको वक्तन फ़क्तन जाते रहना चाहिए ताकि किसी भी वक्त हमारी आपस में सोच में कोई खला ना कायम रहे और ताल्लुकात में कोई रुकावट ना आए। इसके अलावा यहाँ पे आप देखिए कि सऊदी अरब के सफ़ीर ने हमें बहुत सारी चीज़ों में यकीन दहानी कराई है कि ताल्लुकात ठीक हैं और मज़ीद मजबूत होंगे। वो उन्होंने चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ से भी मुलाकात की, उन्होंने मुलाकात वज़ीर आज़म से भी की। ये सब चीज़ें ठीक हैं, लेकिन जो हमारी ज़िम्मेदारी है कि हम इन ताल्लुकात को और परवान चढ़ाएँ, उसके लिए हमारी हाईएस्ट लेवल पे सफारतकारी की ज़रूरत है। अगर हम वो नहीं करेंगे तो ये जो सरदमेरी है ये बढ़ती जाएगी। इसके लिए वजारत ख़ारजा को अपनी स्ट्रेटजी वर्कआउट करनी होगी। प्राइम मिनिस्टर के और वज़ीर ख़ारजा के, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ और मुख्तलिफ वज़रा के दौरे जो हैं वो अरेंज करने होंगे ताकि ये ताल्लुकात जो हैं उनमें कोई कहीं भी कोई रखना नज़र ना आए, बल्कि ये कॉर्डियलिटी, ये दोस्ताना या बरादराना जो हमारा आपस का ताल्लुक़ है वो पहले से ज़्यादा फलता फूलता नज़र आए। आज के लिए इतना ही। पाकिस्तान जिंदाबाद, अफवाज पाकिस्तान जिंदाबाद।